महाराष्ट्र के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला दो गठबंधनों महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच ही माना जा रहा है। करीब 12% मुस्लिम आबादी वाले महाराष्ट्र में 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का तय मुस्लिम वोटर्स करते हैं और यहां एआईएमआईएम की पकड़ अच्छी मानी जाती है, क्योंकि तेलंगाना के बाहर महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एआईएमआईएम का मजबूत आधार है। लेकिन इस बार एआईएमआईएम के पिछले चुनावों के बरक्स कम सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 44 और 2014 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सिर्फ 16 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कम सीटों पर चुनाव लड़ने के पीछे पार्टी की क्या रणनीति है। ओवैसी महाराष्ट्र के चुनाव में क्या खेल करने वाले हैं और उनके उतरने से किसे नुकसान और किसे फायदा पहुंचने वाला है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज इस वीडियो में महाराष्ट्र की राजनीति में एआईएमआईएम की भूमिका पर बात करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में अपने दामन समेटने के पीछे एआईएमआईएम के नेताओं का मानना है कि वो वोट शेयर के बजाय स्ट्राइक रेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और महाराष्ट्र में उभरते नए समीकरण के बीच किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं। महाराष्ट्र एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। क्या अजीत पवार महायुति के साथ रहेंगे? क्या एकनाथ शिंदे इस तरफ कूदेंगे या इस तरफ से उधर नहीं जाएंगे? सभी तरह के जोड़ तोड़ हो सकते हैं, कोई नैतिकता नहीं बची है। कल अगर ऐसी स्थिति बनती है कि सरकार बनाना पड़े तो एआईएमआईएम किंग मेकर के रूप में उभर सकती है। हर कोई जानता है कि हम किसका समर्थन करेंगे। मैंने वैसे भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन सत्ता में आए। ये एआईएमआईएम के महाराष्ट्र के जो प्रमुख हैं इम्तियाज जलील ने ये बातें कही हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में पहली बार 2012 में धूम मचाई थी, जब उसने कांग्रेस के गढ़ नांदेड़ नगर निकाय की 81 सीटों में से 11 पर जीत हासिल की थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 पर जीत हासिल की, जो कि अधिकांश राजनीतिक पंडितों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि 14 सीटों पर इसकी जमानत जब्त हो गई थी। उस वक्त पार्टी के वारिस पठान ने बायकुला सीट जीती थी और जलील ने औरंगाबाद सेंट्रल सीट जीती थी। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने अकेले 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी कि पिछले 2014 के चुनाव के मुकाबले 20 और ज़्यादा सीटें बढ़ा दी थी, जिसमें से केवल धुले और मालेगांव सेंट्रल में जीत हासिल की थी। लेकिन पार्टी बायकुला और औरंगाबाद सेंट्रल सीटों को बरकरार रखने में विफल रही, यानी कि 2014 में जो सीटें जीती थी उसको हार गई और अन्य 2 सीटें जीती, यानी कि सिर्फ 2 सीटें। साथ ही पार्टी के 35 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि करीब 4 उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे और 11 तीसरे स्थान पर रहे थे। इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ये पार्टी का मानना है। लेकिन सवाल है कि जिन 16 सीटों पर एआईएमआईएम लड़ रही है उससे किसको नुकसान होगा और किसे फायदा होगा। इस पर जानकारों का मानना है कि ओवैसी के मैदान में उतरने से एमवीओ को नुकसान होगा, यानी महाविकास आघाड़ी को झटका लगेगा। पार्टी जिन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें औरंगाबाद सेंट्रल, मुंब्रा कलवा, सोलापुर, नांदेड़ साउथ, मानखुर्द, शिवाजीनगर और नागपुर उत्तर पर मौजूदा विधायक महाविकास आघाड़ी के हैं। वहीं धुले और मालेगांव सेंट्रल की सीटें फिलहाल एआईएमआईएम के पास है, जबकि 8 सीटों पर महायुति के विधायक हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने कांग्रेस एनसीपी की कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, जैसे भिवंडी पश्चिम में, जिसे बीजेपी ने 58,857 वोटों के साथ जीता था। एआईएमआईएम 43,945 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थी, जबकि कांग्रेस 28,359 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थी। ऐसे ही बायकुला में, जहां अविभाजित शिवसेना, यानी उस वक्त शिवसेना का बंटवारा नहीं हुआ था, जो इस समय शिवसेना यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे में हो गया है, उस वक्त एक थी शिवसेना। उस वक्त शिवसेना के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। एआईएमआईएम 31,157 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि कांग्रेस को केवल 24,139 वोट हासिल हुए थे। बायकुला में एआईएमआईएम और कांग्रेस के संयुक्त वोट विजयी उम्मीदवार यामिनी जाधव को मिले 51,180 वोटों से ज्यादा थे। शिवसेना के विभाजन के बाद जाधव ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया। कुर्ला में भी यही देखा गया, जहां अविभाजित शिवसेना ने जीत हासिल की। एआईएमआईएम और अविभाजित एनसीपी, यानी कि एनसीपी में भी अब 2 टुकड़ा हो गया है। एक एनसीपी शरद पवार
और एक एनसीपी अजित पवार। उस वक्त एनसीपी के वोट मिलकर भी विजयी उम्मीदवार से थोड़े कम थे। यहाँ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन करने वाले मंगेश कुडलकर को 55,049 वोट मिले थे, जबकि एआईएमआईएम और अविभाजित एनसीपी को 17,349 और 34,036 वोट हासिल हुए थे, यानी कुल मिलाकर 51,385 वोट। हालांकि इस बार एआईएमआईएम ने एमवीए के साथ गठबंधन की रुचि दिखाई थी, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद एआईएमआईएम ने अकेले चुनाव में उतरने का फैसला किया और एआईएमआईएम के चुनाव मैदान में उतरने से महाविकास अघाड़ी को कई सीटों पर झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन राजनीति के कई अन्य जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम द्वारा कम उम्मीदवार उतारने के पीछे उस पर लगा बीजेपी के बी टीम होने का टैग है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम के रूप में ही प्रसारित किया है और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र के चुनाव में भी ऐसा ही है, जहां हिंदुत्व पार्टी के रूप में जानी जाने वाली उद्धव गुट की शिवसेना को मुस्लिम वोटर्स का सपोर्ट मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के खिलाफ है। और यही कारण है कि ओवैसी ने इस चुनाव में कम प्रत्याशी उतारे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।